कल आपका जनरल डायरी या पुलिस एक्ट में आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन था वो जीडी लिखने का नियम बताया जा रहा था। जीडी में तमाम बातें भाई प्रारूप संख्या पूछ सकता है, तो पुलिस फार्म नंबर आपका कौन सा है ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपका बताया गया था 217, यानी कि पुलिस फार्म नंबर आपका बताया गया 217। अब जीडी लिखने के नियम आपका ये भी मैंने जो जनरल डायरी है उसको लिखने का नियम याद रखना है। और जनरल डायरी में आपका बताया जा रहा था कि क्या क्या लिखा जाता है, वहीं चल रहा था। देखिए भाई आपका उसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए दो पैरा नंबर 294 में महत्वपूर्ण है कि जीडी लिखने के नियम। तो नियम बताया गया कि कितने प्रतियों में लिखी जाती है ये पूछ सकता है। तो आपका 2 प्रतियों में, और जो मूल प्रति रहती है वो किसको भेजी जाती है, तो डीवाईएसपी या सहायक एसपी या एसपी को। और जो सेकंड प्रति रहती है थाने में रहती है। जीडी में लिखी गई बातों के लिए कौन जिम्मेदार होता है कि सही सही लिखा जाए, तो कल बताया गया था कि थाने का प्रभारी अधिकारी, यानी कि आपका थानेदार जिम्मेदार होते हैं। और डेली बाय डेली आपका थानेदार को शाम को कहिए या रात में जीडी पर क्या करना पड़ता है, हस्ताक्षर। इसके बाद पैरा 295 आपको बताया जा रहा था कि जीडी में कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी। तो तमाम बातें बताई गई थी, इसी में दो चार बचा है। आपका कह सकते हैं कि प्रत्येक मास की पहली और 16वीं तारीख को संपत्ति का एक विवरण लिखा जाएगा। ये हो सकता है पूछ ले, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा या अलग से लिख लीजिए। प्रत्येक महीने की पहली और 16वीं तारीख को माने ऐसी संपत्तियों का विवरण भी दर्ज किया जाएगा जो अभी माने थाने में रखी गई है और जिसका निपटारा अभी नहीं हुआ है। तो आपका बताया गया था धारा वाइज भी। और धारा 25, 26, 27 तीन सेक्शन बताए गए थे कि पुलिस लावारिस चल संपत्ति को जो अपने कब्जे में लेती है 25 में, लिस्ट बनाकर डीएम को भेजती है 25 में, 26 में डीएम घोषणा करते हैं कि जो भी स्वामी हो 6 माह के अंदर आ जाए। और 27 में अगर स्वामी कोई नहीं आता या आपका स्वामी आता है लेकिन अपना स्वामित्व साबित नहीं कर पाता, तो 27 में बताया गया था कि डीएम के आदेश से संपत्ति बेची जाएगी। तो ये जो संपत्तियां जब्त की गई है ये पहली और 16वीं तारीख को जीडी में चढ़ाई जाएगी कि अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका निस्तारण नहीं हुआ है। और इसके बाद जो भी निर्देश और आदेश ऊपर से मिले हैं उनको भी जो पेंडिंग है अभी पालन नहीं किया गया है, इसको भी पहली और 16वीं तारीख को जीडी में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद जितने लोग गिरफ्तार करके आए, कौन रिमांड पर आया, कौन पकड़ कर लाया गया, सभी का उल्लेख कहाँ किया जाएगा, जीडी में। एफआईआर का सार भी जीडी में, एनसीआर का सार भी जीडी में लिखा जाएगा इत्यादि। यानी कि ये इसके बाद आपका 296 पैरा आ जाइए 296, रिपोर्टों को तुरंत अंकित करना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एफआईआर हुआ या एनसीआर हुआ या जैसे ही कोई प्रॉपर्टी लावारिस मिली या कोई घटना घटित होती है, कोई गिरफ्तार करके लाया जाता है थाने में इत्यादि, तो हेड मुहर्रीर का ये कर्तव्य है कि वह जनरल डायरी में तत्काल इस बात की एंट्री करे।
तो तत्काल यही नहीं होता व्यवहार में, तत्काल दर्ज नहीं करते। जैसे कि आपकी बाइक मान लीजिए पुलिस ने आप सड़क पर खड़ा किए हैं और कोई देख रेख करने वाला नहीं है, आपकी बाइक पुलिस थाने पर उठवा ले गई, तो इंतजार करते हैं थोड़ा। जैसे नियम तो ये है कि तत्काल दर्ज किया जाए, किस नंबर की बाइक लावारिस पाई गई है और आपका यहाँ से पाई गई है। लेकिन आपका 4-5 घंटा पुलिस कम से कम इंतजार करती है व्यवहार में, ताकि अगर कोई किसी की बाइक हो तो मालिक आए और बिना एंट्री किए ही थाने से कुछ पैसा लेकर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। और जैसे ही जीडी में एंट्री हो जाएगी तो मान के चलिए ताम झाम ज़्यादा होगा, अब जाकर न्यायालय से क्या करिए, छोड़वाइए। वैसे पुलिस भी छोड़ सकती है, लेकिन पुलिस रिस्क नहीं लेती। पुलिस को पावर है कि बांड भरवा कर आपसे या बंध पत्र भरवा कर आपको वाहन दे दे। लेकिन आप देखे होंगे व्यवहार में पुलिस ये कहती है कि हम नहीं छोड़ेंगे, अब जाकर आप कोर्ट से रिलीज करवाइए, रिलीज आर्डर लाइए, तब मैं आपकी बाइक दूंगी। उसी प्रकार गिरफ्तारी में ये सब झाम ज़्यादा होता है। 4 दिन से पुलिस गिरफ्तार किए रहती हैं, लेकिन जीडी में दर्ज नहीं करती, और इसीलिए आपका 24 घंटे का नियम हमेशा ज़्यादातर मामलों में विफल हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं रहता। अगर रिकॉर्ड आपका मिल जाए कि पुलिस 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना रखी हैं, तो पुलिस वालों पर विभागीय कार्यवाही भी हो सकती है और आप मुआवजा की भी मांग कर सकते हैं और आपराधिक कार्यवाही भी हो सकते हैं, तीनों हो सकती हैं भाई। इसके बाद आइए 297, जीडी का सूर्यास्त पर बंद होना। यानी कि जब आपका देखिए ये जो पैरा बने थे, चूंकि 1861 में बने थे, अतः सामान्य नियम ये था कि भाई उस समय आपका मिट्टी का तेल का ही डिबरी जलती थी और आपका बिजली की व्यवस्था नहीं थी ज़्यादा। तो ऐसी दशा में ये नियम बनाया गया कि जब सूर्यास्त हो जाए तो जीडी पर लिखना बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर आवश्यक हो लिखना तो रात में भी जीडी पर लिखा जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है कि आपका रात में जीडी न लिखा जाए। सामान्य नियम ये है कि भाई दिन में जीडी पर एंट्री करिए, रात की जो घटनाएं हो रही हैं वह अगले दिन सुबह दर्ज करिए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, रात में भी आपका जीडी में बातें दर्ज की जा सकती है। यानी कि हमने सामान्य नियम बताया, ये नहीं कि रात में दर्ज ही नहीं होगा, लेकिन जनरली कब दर्ज किया जाना चाहिए रात की घटनाएं, दूसरे दिन सुबह। इसके बाद आपका जीडी का डीएम अथवा एसडीएम को भेजने का नियम क्या है। तो अगर डीएम या एसडीएम ये कहें कि जीडी भेजिए, तो एक कॉपी जीडी की किसको भेजी जाएगी, डीएम को या एडीएम को भेजी जाएगी, आपका पुलिस अधीक्षक के माध्यम से। तो एक ना लाइन का क्वेश्चन आपका है कि जीडी कौन मंगा सकता है। ये आपका धारा 44 में भी बताया गया था कि जिले का मजिस्ट्रेट जीडी को क्या कर सकता है, मंगा सकता है, निरीक्षण भी कर सकता है। तो किसके माध्यम से जिले के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जीडी, तो आपका माने क्वेश्चन अगर ये बने तो किसके माध्यम से, एसपी के माध्यम से, यानी कि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से। इसके बाद आपका 299 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पुलिस डायरी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्या जीडी को न्यायालय मंगा सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा मंगा सकता है। अब जब न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि जनरल डायरी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, तो सामान्यतः प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस अधीक्षक
आपका कुछ कारणों के आधार पर प्रस्तुत करने से डिनाई भी कर सकता है। और कारण महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम जीडी को न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे तो लोकहित को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि आपका धारा 299 में सिद्धांत लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। पापुली लेक्स सुप्रीमो, पापुली लेक्स सुप्रीमो, लोकहित सर्वोच्च विधि होती है। हो सकता है ये पूछ ले। आपका 299 इनकार कर सकता है भाई एसपी। अभी और नियम है हम बता रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। पापुली लेक्स सुप्रीमो, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन आपका एपीओजे में आया है। पापुली लेक्स सुप्रीमो का मतलब हुआ लोकहित सर्वोच्च विधि होती है। अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि ये लोकविधि सर्वोच्च विधि होती है लोकहित, ये किस केस में कहा गया? तो केस लिखिए, सुखदेव सिंह सोढ़ी, एस एस सिंह शॉर्टकट में कहा जाता है। सुखदेव सिंह सोढ़ी बनाम पंजाब राज्य, सुखदेव सिंह सोढ़ी बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह कहा गया कि, स्पष्ट लिखिए, यह कहा गया कि एस एस सिंह कहा जाता है शॉर्टकट में। यह कहा गया कि लोकहित सर्वोच्च विधि होती है, लोकहित सर्वोच्च विधि होती है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में समाहित है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में समाहित है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपका दो धाराएं साक्ष्य अधिनियम का देखना है, आपका धारा 123 और 124। धारा 123 और 124 के तहत कुछ दशाओं में लोक दस्तावेज को न्यायालय में प्रकट करने से आपका प्राधिकारी या लोक अधिकारी इनकार कर सकते हैं और दिखाएंगे क्या कि पापुली लेक्स सुप्रीमो, अगर ये दस्तावेज हम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए तो लोकहित को क्या पहुंचेगा? आम जनता के हित को नुकसान। तो अगर एसपी यह डिसाइड करता है कि ये जो आपका जीडी है कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी, तब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वाला मामला पढ़ना है। फिर भी आपका जीडी को न्यायालय में पुलिस लाएगी, माने न्यायालय में ला कर रखेगी। फिर समझिए, पुलिस अधीक्षक का जो ये आक्षेप है कि अगर हम पेश कर दिए तो लोकहित को नुकसान पहुंच सकता है, इस आक्षेप पर अंतिम निर्णय न्यायालय करता है। और एविडेंस की वह धारा याद रखना है जहां की न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि क्या ये दस्तावेज पेश करने से लोकहित को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं। अगर न्यायालय ये डिसाइड करता है कि नहीं पहुंचेगा तो कहेगा कि लाए हो तो क्या कर दो कोर्ट में पेश। और न्यायालय ये देखता है कि लोकहित को नुकसान पहुंच सकता है तो कहेगा कि लेकर जाइए, लेकिन कोर्ट में लेकर आना पड़ेगा, रखे रहिए, भले पेश न करिए लेकिन कोर्ट में क्या किए रहिए, आप रखे रहिए। तो अब एविडेंस की एक और धारा आपको जानना है कि वह एविडेंस की कौन सी धारा है जहां की अगर पुलिस अधीक्षक ने आपत्ति की है तो उस आपत्ति पर अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। तो 162 उसको लिखिए भाई अलग से। धारा 162 है, पूछा जाता है दस्तावेजों का पेश किया जाना। कहीं अलग से लिखिए, लिखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 के तहत
साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 के तहत न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि भाई आप याद रखिएगा सेक्शन, न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि नहीं, माने आपत्ति होने पर कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए कि नहीं। इस पर आप और एक दो केस देख सकते हैं। 162 पर आपका श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण का भी केस है। इस केस में आपका किस आधार पर आपने आपातकाल भारत में लागू किया, ये सरकार से पूछा गया कि वह डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करिए। सरकार ने धारा 123 एविडेंस का सहारा लिया और ये कहा कि अगर ये डॉक्यूमेंट हम पेश करेंगे तो लोकहित माने पेश करेंगे तो सरकार का जो पक्ष है वह कमजोर हो जाएगा, यानी कि सरकार अपने बचाव में विफल हो जाएगी। तो आप लोग बताइए, क्या इस आधार पर सरकार पेश करने से इनकार कर सकती हैं कि सरकार का पक्ष कमजोर हो जाएगा? नहीं, आप इस आधार पर नहीं कर सकते। तो किस आधार पर कर सकते हैं कि लोकहित को क्या पहुंचेगा? नुकसान। तो इस पर एक एविडेंस में डिटेल में चलेगा और आपका जोड़ दिया जाएगा। अब आ जाइए पैरा 300, ये भी महत्वपूर्ण है। जब भी पैरा 300 पढ़िए तुरंत आपका कह सकते हैं कि जो एविडेंस एक्ट की धारा है 125 जोड़ लीजिएगा। यानी कि जब भी आपका पैरा नंबर 300 पढ़िए तो उसी बेयर एक्ट पर या कहीं कॉपी पर लिख लीजिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 125। अब देखिए पहले 125, जो व्यक्ति अपराधों की सूचना देता है या राजस्व अपराधों की सूचना राजस्व अधिकारियों को देता है, उसका सूचनादाता का जो पहचान है या आइडेंटिटी है उसको प्रकट नहीं किया जाएगा। यानी कि ये नहीं बताया जाएगा कोर्ट में। अगर कोर्ट पूछती है कि आपको इस अपराध की जानकारी किसने दी पुलिस को, तो पुलिस को प्रिविलेज प्राप्त है, पुलिस को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी सूचना को लीक न करे, यानी कि ऐसी बातों को साक्ष्य में प्रस्तुत करने से इनकार कर दे, ये प्रिविलेज प्राप्त हैं। तो मुखबिरों को संरक्षण किस सेक्शन में दिया गया है पूछा जाता है एविडेंस में, तो कौन सा सेक्शन मार्क कराएंगे? 125। ये जो मुखबिर होते हैं या ट्रैप विटनेस होते हैं, जाल साक्षी होते हैं, फंसाने वाले साक्षी होते हैं, यंत्र साक्षी होते हैं, चारों एक ही नाम है। मैं फिर बता रहा हूँ चाहे इसे ट्रैप विटनेस कहिए, ये पूछा गया यूपी में, या मुखबिर कहिए, जाल साक्षी, फंसाने वाले साक्षी, पास साक्षी या अपराध को उजागर करने वाले गवाह, क्या ये एविडेंस की धारा 133 में यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी होते हैं कि नहीं? नहीं होते, क्योंकि इनका इरादा अपराध करने का नहीं होता, बल्कि इनका इंटेंशन ये होता है कि अपराध को हम क्या कर दें? उजागर। तो भाई आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी हैं, उसमें दे देगा उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति वो भी नहीं है, आपका ट्रैप विटनेस यानी कि मुखबिर वो भी नहीं है, और बेस्या इनमें से कोई नहीं। तो बेस्या जो होती हैं
उसका इरादा चूंकि अपराध करने का होता है, तो बेश्या और उनके ग्राहक और जो दलाल होते हैं, आप वे एक कॉम्प्लेक्स होते हैं, सह अपराधी होते हैं, मुखबिर नहीं होता। तो अब आपका जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 300 है, ये बताएगा कि मुखबिरों के बारे में थानेदार को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप लोग खुद बताइए, क्या मुखबिरों का नाम गुप्त रखना चाहिए कि ओपन करना चाहिए? गुप्त, क्योंकि आप फिल्मों में भी देखे होंगे, समाज में भी देख सकते हैं, पहला अटैक किस पर होता है? जो मुखबिरी करता है। और पहले अपराधी किसको ऊपर पहुंचाते हैं? जो जासूस हैं, मुखबिर हैं। अतः मुखबिरों का नाम दरोगा जी को एक पर्सनल डायरी में रखना चाहिए, उनसे स्वयं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। कहीं भी इस गोपनीयता को दरोगा जी भंग न करें, ये दरोगा जी का काम है। एक पर्सनल डायरी में उसका नाम क्या करें, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया रहे, कोई समाज का जान न पाए, क्योंकि जान जाएगा तो मुखबिरों पर क्या हो जाएगी, आफत आ जाएगी। अतः नियम यही कहता है कि मुखबिरों के नाम क्या होने चाहिए, गुप्त रखने चाहिए। तो आपका पैरा 300 में वही गुप्तता कह सकते हैं कि बात की गई है। जो भी वह सूचना देते हैं उसको भी गुप्त रखना चाहिए। तो फिर एविडेंस कवर करिए। क्या न्यायालय इस बात को पूछ सकता है पुलिस से कि इस अपराध के किए जाने की जानकारी आपको किसने दी? नहीं पूछ सकता। तो कौन सी धारा में जानकारी देने वालों को प्रिविलेज या छूट या विशेषाधिकार दिया गया है? तो एविडेंस की कौन सी धारा है? 125। अगर पूछे भाई इंटरव्यू तक में ये धारा पूछी गई है। इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब आइए अध्याय 23। अध्याय 23 है पुलिस थाना पर रखे गए लेखे। लेखे मने अकाउंट, अकाउंट मने हिसाब किताब के रजिस्टर, या आप चेक इत्यादि कह सकते हैं। तो भाई आपका पुलिस थाने पर जो रिकॉर्ड मने लेखा बही या अकाउंट रखे जाएंगे, उनके बारे में प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? 23। तो पहले तो अकाउंट या लेखा बही जानिए और 3-4 जगह से कोरिलेशन जानिए, तब ये अध्याय आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। फिर एक बार देखिए अच्छे क्वेश्चनों को, और एक क्वेश्चन आपका कम से कम आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए आपका पहला हम सीपीसी में चलते हैं कि जो अकाउंट होता है या निर्णित ऋणी या हारने वाले का जो हिसाब किताब का रजिस्टर होता है, क्या वह डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? तो धारा ये खूब क्वेश्चन एमपी में बनता है कि क्या कुर्क नहीं किया जा सकता? तो अकाउंट या लेखा बहियां, हिसाब किताब के रजिस्टर कुर्क किए जा सकते हैं कि नहीं? नहीं किए जा सकते। अब अगला नियम आइए। अगला नियम आपको अकाउंट में एविडेंस में 3-4 नियम देखने हैं कि जो अकाउंट्स होते हैं या लेखा बहियां होती हैं, अब उनके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए कौन कौन से प्रावधानों को आपको पढ़ना है। पहला आपका धारा 21 पढ़ना है। इसके बाद आपका धारा 34 पढ़ना है, धारा 35 पढ़ना है। और लेखा बही में जो बातें वह किया था, अगर उसके बाद वह मर जाता है तो एक धारा 21 के साथ पढ़ना है। देखिए तो 32 का कौन सा क्लास है? कारोबार के अनुक्रम में 2 है शायद।
कारोबार के अनुक्रम में जो बातें दर्ज की जाती हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि देखिए आपका क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, ध्यान से समझिए। पहले 34 उठाएंगे, अब 21 न पढ़िए। पहले आपका कौन सा सेक्शन पढ़ना है, 34। ये फिर आपका कौन सा पढ़ना है, 35। फिर एक बार देखिए इसको अच्छे से। धारा 34 आपका ये बताती हैं कि प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में, यानी कि आपका सरकारी व्यक्ति नहीं दर्ज कर रहा है, सतर्क रहिए, कौन, प्राइवेट। तो सेक्शन पहले याद रखिए। प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में जो बातें अकाउंट या लेखा बही में दर्ज की जाएगी वह किस सेक्शन में रेलेवेंट होगी, 34 में। और जो बातें सरकारी कारोबार के अनुक्रम में आपका कागज पत्र या अकाउंट में दर्ज की जाएगी रजिस्टर में, वे बातें किस सेक्शन में रेलेवेंट होगी, 35 में। तो प्राइवेट कारोबार किस धारा में, धारा पहले पकड़िए, एविडेंस की कौन सी धारा, 34। और सरकारी कारोबार किस में है, 35। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, जो ये बातें चाहे प्राइवेट या सरकारी, अब एफआईआर आई है। एफआईआर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी दर्ज करता है, तो ये प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में करता है कि लोक कर्तव्य के पालन के अनुक्रम में, पब्लिक ड्यूटी के पालन के अनुक्रम में। अब ये पकड़ना है तो किस में करता है, प्राइवेट की लोक, लोक। तो एफआईआर किस सेक्शन में रेलेवेंट होगा, 35 में भी होगा, क्योंकि लोक कर्तव्य के निर्वहन में जो बातें किसी दस्तावेज या पुस्तक या कॉपी में दर्ज की गई हैं वह किस सेक्शन में रेलेवेंट है आपका एविडेंस के, 35। एफआईआर इसमें भी आएगी आगे। अब 34 आइए आपका देखा जाए। 34 में आपका बिखरा हुआ पन्ना नहीं बल्कि जिल्द वाइज रजिस्टर चाहिए। बिखरे हुए पन्ने अकाउंट या लेखा बही नहीं कहे जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बार बार अटैक करता है वह आपका, जो क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है जहां से लोग गलत करके 34 पर आ सकते हैं, वहीं अब बताया जा रहा है। देखिए आपका क्या देगा, लेखा बही की प्रविष्टियां, यानी कि जो बातें अकाउंट में एंट्री की गई हैं उनकी वे साक्ष्य में किस रूप में प्रयोग होंगी। तो पहला दे देगा सारवान साक्ष्य, यानी कि सब्सटेंसिव एविडेंस। दूसरा कार्बोरेटिंग एविडेंस, यानी कि संपोषक साक्ष्य। तीसरा दे देगा हेल्पिंग नेचर का होगा, सहायता के लिए न्यायालय यूज करेगा। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको पकड़ना है कि लेखा बही की जो प्रविष्टियां होती हैं वह किस रूप में रेलेवेंट होती हैं। तो कार्बोरेटिंग नेचर में, यानी कि संपोषक साक्ष्य। लिख लीजिए, अलग से लिखना है तो। लेखा बही की प्रविष्टियां किस रूप में साक्ष्य में प्रयोग होंगी, संपोषक साक्ष्य होंगी, कार्बोरेटिंग नेचर का। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो मॉडल बनता है, संपोषक लिखिएगा, सारवान नहीं, लेखा बही। दूसरा जो क्वेश्चन भी कई बार यूपीजे और एपीओ में बना है वह आपका जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपका ये है, फिर अच्छे से इसको समझिएगा। कई बार ये एपीओ में आ चुका है कई राज्यों में, कि लेखा बही की प्रविष्टियां 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा सुसंगत होती हैं, तो भाई होती हैं। अगर प्राइवेट रहे तो कौन सी धारा, 34। सरकारी रहे तो 35। इसके बाद आपका दूसरा देगा कि सुसंगत होती हैं तथा निश्चायक भी होती हैं। तो सुसंगत तो होती हैं लेकिन निश्चायक या कंक्लूसिव नहीं होती। फिर याद रखें, निश्चायक नहीं। तीसरा ऑप्शन, सुसंगत होती हैं तथा
समर्थनकारी होती हैं, ये सही है। फिर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लेखा बहियों की प्रविष्टियां सुसंगत हैं, लेकिन अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। और यही ऑप्शन लास्ट में खोजना है, यानी कि जब भी चार ऑप्शन दे तो आपको खोजना क्या है? ऑप्शन पहला, जो मैं पूरा वाक्य बताया, इसको लिख लीजिए अलग से, लिखिए अलग से लिखिए भाई, इसको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अभी हम एक केस भी इस पर बताएंगे, आडवाणी जी का, एल के आडवाणी, आपका जैन हवाला कांड का। तब आपका पुलिस एक्ट शुरू किया जाएगा। पहले लिख लीजिए कि, लिखिए भाई इसको, आपका एक लाइन लिखिए, लेखा बही की प्रविष्टियां, प्रविष्टियां माने एंट्री, एंट्री मतलब जो बातें दर्ज की गई हैं, लेखा बही की प्रविष्टियां साक्ष्य में सुसंगत होती हैं, साक्ष्य में सुसंगत होती हैं, लेकिन अकेले ही किसी व्यक्ति को, लेकिन अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने हेतु, लेकिन अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने हेतु पर्याप्त नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती। यही ऑप्शन आप खोजिएगा और इसका उदाहरण हम बताएंगे। पहले आपका हो जाइए, देखिए आपका धारा 34 और 35 में जो व्यक्ति आपका अकाउंट या हिसाब किताब की पुस्तिका में जो बातें दर्ज किए हैं, अगर ये मर जाते हैं तो क्या होगा? तो अगर ये लोग मर गए तो इनका जो लिखा गया है हिसाब किताब की पुस्तिका में, क्या वह रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा? और किस धारा में जाएगा? 32 के किस क्लाज में? 2। अगर कारोबार के अनुक्रम में लेखा पुस्तिका में कुछ बातें दर्ज की गई, अब वह व्यक्ति मर गया, मिल ही नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हैं, तो इत्यादि आधारों पर उसे बुलाना आवश्यक नहीं है, और बिना बुलाए ही वह जो लिखा है वे बातें साक्ष्य में क्या कर ली जाएंगी? स्वीकार। तो कौन सा धारा 32 का कौन सा क्लाज है ऐसा कहता है? कौन सा है? 2, कारोबार के अनुक्रम में। अब मर गया हो तो मृत्युकालिक कथन में आ जाएगा, 32 के किस में? 1 में। तो आगे बताया जाएगा एविडेंस में हर एक खंड। अब आइए, एक धारा बची आपका 21। 21 ये कहती हैं कि जो व्यक्ति एडमिशन किया है, जो व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकार किया है, वह वह उस बात को सामान्यतः साबित नहीं कर पाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक व्यक्ति है, यह अकाउंट या हिसाब किताब में लिखा है कि हमने बी को 5,000 रुपये सामान, 5,000 रुपये तक का सामान उधार दिया। ये किसने लिखा है? ए ने। अब समस्या ये आई कि क्या अब ए अगर मर गया तो क्या ए की जो लिखी गई बातें हैं आपका मने डायरी में या मने हिसाब किताब की कॉपी में, वे बातें साक्ष्य में प्रस्तुत की जाएंगी कि नहीं की जा सकती हैं? और कौन सी धारा अनुमति देती हैं? 32 का कौन सा खंड एविडेंस का? 2। इसके बाद आपका लास्ट जो इसमें आपका पढ़ाना है ज आ? हाँ, संपोषक ही होगा भाई। 32 1 केवल आपका सारवान है, 32 2 से नहीं।
वो अलग अलग खंड, 8 खंड है, आठों अलग अलग पढ़ना है, एक में नहीं पढ़ना है। आपका 32 में 8 क्लास हैं, और 8 क्लास पढ़ाते समय अलग अलग नियम चलेंगे, एक नियम नहीं, ये भी याद रखिए। फिर आपका जैन हवाला कांड पढ़ना है, यानी कि एल के आडवाणी का नाम पढ़ना है। तो फिर आपका जो 34 में हमने लिखवाया कि लेखा बही की प्रविष्टियां सुसंगत हैं, लेकिन अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब कि केवल लेखा बही में लिख देने मात्र से किसी व्यक्ति को न तो सजा दी जाएगी और न ही उस पर कोई लाइबिलिटी डाली जाएगी। कुछ अन्य साक्ष्यों को लाना क्या है कोर्ट में आवश्यक। अब अडवाणी जी बेचारे ही निकले। देखिए आपका क्या होता है, जब जब यही कहावत कही जाती है, किस्मत कही है, कि जब जब मौका आया कोई ना कोई जिन उनके ऊपर क्या करने लगा, मंडराने लगा। जैसे कि आपका ये आया कि अब पीएम बनेंगे, तो पीएम बनने की जब बारी आई तो वाजपेयी जी आ गए, और उसी समय आपका जैन हवाला आ गया कांड, और ये आ गया। उसमें एल के ए लिखा था, शॉर्टकट में लिखा था नाम, क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं वो पूरा नाम कहाँ लिखते हैं, वह क्या लिखते हैं, एल के ए। जैन बंधुओं ने अपनी डायरी में लिखा था, और उसके आगे रकम लिखी थी कि इनको इतना पैसा दिया गया। अब कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई केवल डायरी पर लिखने मात्र से हम अडवाणी जी को सजा नहीं दे सकते, कोई अन्य, क्योंकि धारा 34 कहती है कि लेखा बही की प्रविष्टियां सुसंगत हैं, लेकिन केवल इसके आधार पर हम किसी पर दायित्व लाद सकते हैं कि नहीं, नहीं, तो अन्य कोई क्या लाइए, साक्ष्य, और अभियोजन अन्य साक्ष्य लाने में विफल रहा, तो ये बाइज्जत क्या हो गए, बरी हो गए। तो पीएम का सपना पहली बार क्या रह गया, पीएम, और कौन बन गए पीएम, आडवाणी माने वाजपेयी। दूसरी बार मौका आया 2014 में, तो ये जो राजनाथ सिंह और तमाम मने लोग हैं, ये आडवाणी को किनारे कर दिए, और आपका कह सकते हैं कि मोदी जी को घोषित कर दिए उम्मीदवार। आडवाणी जी फिर बेचारे बेचारे रह गए, यानी कि फिर किस्मत दगा दे गई। तीसरी बार मौका आया अब राष्ट्रपति बनने का, कि अब आडवाणी जी राष्ट्रपति बनेंगे, तो मोदी जी ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया, और देखा कि ये जो दलित हैं नाराज हैं, तो दलित को राष्ट्रपति बना दिया जाए, और बिहार चुनाव क्या किया जाए, जीता जाए। और खूब प्रचार किए कि हमने तो दलित को कहाँ पहुँचा दिया, शीर्षासन पर, यानी कि सबसे उच्च पद पर। और आडवाणी आज भी क्या रह गए बेचारे, मार्गदर्शक मंडल में है। अब कौन सलाह लेने जाता है वो भाजपा जाने। तो आपका किस्मत भी कभी काल धोखा दे जाती है, पीएम बनना चाहिए, लेकिन बेचारे का जब जब पीएम और प्रेसिडेंट बनने का मौका आया, कुछ न कुछ व्यवधान क्या हुआ, निकल ही आया। मैंने कोई न कोई जिन बोतल से क्या आ जा रहा था, बाहर। तो इस प्रकार आपका अकाउंट बताया गया, और आपका जैन हवाला कांड भी अकाउंट में याद रखिएगा। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं अकाउंट में, ये रिलायंस कंपनी ने जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात का, तो कई करोड़ रुपया चंदा दिया था। इसमें कोई शक नहीं है, कंपनियां चंदा देती हैं, और सबसे पैसा इस समय भाजपा के पास है, और जितने ज़्यादातर व्यापारी हैं सब शरणागत हो गए हैं, और जाकर क्या करते हैं, पार्टी फंड में दान देते हैं। ये लीजिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, टैक्स भी नहीं लगेगा, टैक्स पे ही नहीं, टैक्स नहीं लगेगा भाई। अब ऐसी दशा में प्रशांत भूषण जी एक आपका पन्ना लाए, और कहे कि ये पन्ना देखिए, वो भी साफ नहीं था,
कि रिलायंस कंपनी ने मोदी जी को इतना पैसा दिया है, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित करे और जांच बैठाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पन्ना अकाउंट है नहीं, अकाउंट के लिए तो भाई क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए। तो क्या बिखरे हुए पन्ने लेखा बही माने जाएंगे कि नहीं? नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और कोई आप एविडेंस लाइए तो हम एसआईटी बैठा देते हैं, जांच करा देंगे, जैसे पेगासस में करा दिए, लेकिन आप लाइए तो। और कोई साक्षी नहीं था, क्योंकि ये सब मामले गुप्त रूप से होते हैं। तो उसी प्रकार अब आ जाइए आपका पुलिस एक्ट। दो चार क्वेश्चन अच्छे अच्छे बताए गए, पूछे जाते हैं लगातार एविडेंस से। अब अध्याय 23 आ जाइए। पुलिस थाने पर रखे गए अभिलेख कौन कौन होते हैं? तो पैरा आपका 301 छोड़ दीजिएगा। रोकड़ बही लिखने के नियम, आपका सभी रकमों को जो प्राप्त और वितरित की गई हो, थाने पर फॉर्म संख्या 224 में हिंदी कैश बुक में तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए। तो बस एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि जितने भी पैसे थाने में आ रहे हैं, थाने से वितरित किए जा रहे हैं, उनका हिसाब किताब किस पर लिखना चाहिए? तो हिंदी कैश बुक, अंडरलाइन कर लीजिए, हिंदी कैश बुक पर लिखा जाएगा। और हिंदी कैश बुक का प्रोफार्मा नंबर क्या है, पुलिस फार्म संख्या क्या है? तो 224। हो सकता है बहुत ज़्यादा अंदर जाकर पूछे, वैसे कभी क्वेश्चन इस चैप्टर से बना नहीं है, बस सतर्कता बरतते हुए दो चार क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसके बाद आपका 302 आ जाइए। पैरा धन की प्राप्ति व विवरण का उल्लेख जीडी में करना, थाने में कितना धन आया है वो भी जनरल डायरी में लिखिए, और कितना धन कहाँ कहाँ खर्च हुआ वो भी कहाँ लिखिए, जीडी में। आपका इसके बाद आपका कह सकते हैं कि कम पूछा जाता है इधर से। चेकों की पुस्तिका लिख लीजिए, 306 एक लाइन लिखिए। चेकों की पुस्तिका का रख रखाव, चेक चेक की पुस्तिका का रख रखाव, ये भी आपका कम क्वेश्चन आता है। इसके बाद आ जाइए अध्याय 24। अध्याय 24 इंडियन स्टेट। अब ये निश्चित है, यानी कि पैरा 309 से लेकर 321। अब आ जाइए अध्याय 25। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लिख देखिए, जन्म एवं मरण की रिपोर्ट देना और उनका रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसी गांव में कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग मर गए, इसकी रिपोर्ट कौन किसको देता है? बस एक लाइन। तो गांव में कौन पुलिस का मुखबिर नियुक्त किया गया है? ग्राम चौकीदार। तो किसका कर्तव्य है कि जो लोग मरें या जो लोग जन्म लें, इनकी सूचना वह थाने पर दे। तो किसका कर्तव्य है? ऐसे भी तैयार रखे, ग्राम चौकीदार का। तो यही आपका किस अध्याय में पढ़ना है? अध्याय 25 में। देखिए आपका भाई, देखिए आपका पैरा नंबर 322 अंडरलाइन कर लीजिए। वहीं जो आप बता रहे थे ग्राम चौकीदार का कर्तव्य, तो कर्तव्य कहाँ दिया गया है? पैरा नंबर 322 कि जन्म मृत्यु की सूचना देने का चौकीदार का कर्तव्य। देखिए, किसी नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र या किसी छावनी की सीमाओं से बाहर पड़ने वाले क्षेत्रों में तो नगर पालिका में ग्राम चौकीदार होता नहीं, छावनी क्षेत्र में होता नहीं, शहर में होता नहीं। तो ग्राम चौकीदार कहाँ होता है? गाँव में। तो ऐसी दशा में आपका, यानी कि यह जो पैरा होगा शहरों के लिए नहीं बना है, किसके लिए है? गाँव के लिए। तो ग्रामीण चौकीदार का कर्तव्य होगा कि वह गांव सभा के सभापति को या उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति को या सचिव को उस क्षेत्र में जो पंचायत के अधीन है घटित होने वाले
प्रत्येक जन्म और मरण की रिपोर्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे। लेकिन अगर मृतक कोई शासकीय पेंशनर है, यानी कि सरकार से पेंशन पाता है, वह व्यक्ति मर गया, भारतीय सेना का कोई गैर आयुक्त अधिकारी जो छुट्टी पर हो और या निजी व्यक्ति या कोई विदेशी हो मर गया हो, तो ग्राम चौकीदार इसकी सूचना किसको देगा? थाने के भार साधक अधिकारी। यानी कि सामान्यतः सूचना आप ग्राम प्रधान को दे दीजिए, उप ग्राम प्रधान को दे दीजिए, वो भी ना हो तो गांव के सेक्रेटरी को दे दीजिए। लेकिन अगर आपका कोई पेंशनर मरता है या भारतीय सेना का गैर आयुक्त अधिकारी मरता है, विदेशी मर जाता है, तो ग्राम चौकीदार आपका किसको सूचना देने के लिए बाध्य हैं? पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी। तो दोनों को सूचना के बारे में बताया गया है। कुछ दशाओं में प्रधान, उप प्रधान, और कुछ दशाओं में किसको आपका बताया गया है, वो भी सतर्क रहना है कि कुछ दशाओं में किसको सूचना दी जाएगी? थानेदार को। इसके बाद आपका आपका 325, अगर कोई पेंशन पाता हो, उसकी मृत्यु हो गई या वह लापता हो गया, तो थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा यह बात भी जनरल डायरी में क्या की जाएगी? लिखी जाएगी कि ये पेंशन पाता था, अब क्या हो गया? लापता, या इसकी क्या हो गई? मृत्यु। क्योंकि आपका देखिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जैसे कि आपका कोई व्यक्ति मर गया, तो अब मान लीजिए मर गया और सरकार से पेंशन पाता है, तो मरने के बाद भी 3 माह तक आपका उसकी पेंशन घर वाले उठा सकते हैं, क्योंकि 3 3 माह पर जीवित होने का प्रमाण पत्र देना रहता है। और मर गया कोई पेंशनर, सूचना ही न दीजिए, ग्राम चौकीदार को भी मिला लीजिए कि तुम थाने पर या प्रधान थाने पर न बताना कि ये मर गया है, और इसका जो पेंशन आएगा खाते में ट्रांसफ़र होता रहेगा, और एटीएम या चेक हमारे पास है साइन किया हुआ, हम 3 माह तक क्या करेंगे? निकालेंगे। तो तमाम लोग तिकड़मबाजी करते हैं कि मृत्यु की डेट ही बदल देते हैं। जैसे कि चेक साइन करके रखवा लिए, डेट नहीं पड़ा था, तो मृत्यु 2 तारीख को हुई, तो तिकड़मबाजी करके 4 को बना लेंगे और 3 तारीख को उनका पैसा क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ये सब होता रहता है। लेकिन आपका पेंशनर अगर मर जाता है या लापता हो गया, तो दरोगा जी के कर्तव्य है कि ये बात कहाँ दर्ज करें? जीडी में। अभी हमने जीडी पूरा बताया भी था। इसके बाद आपका सेना का नॉन कमीशन अधिकारी छुट्टी पर आया है और मर गया है, तो आपका ऐसी दशा में कह सकते हैं कि तुरंत आपका कह सकते हैं सूचित किया जाए एसपी को, और एसपी सेना के किसको सूचित कर दें? कमांडिंग अफसर को। पैरा 327 महत्वपूर्ण है इधर। किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, बस एक लाइन जानना है कि अगर भारत में कोई विदेशी आया है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो थानेदार तुरंत इसकी सूचना किसको देंगे? पुलिस अधीक्षक को। और पुलिस अधीक्षक आपका कह हाँ, आपका परिचय पत्र इत्यादि देखा जाएगा, फिर उसके दूतावास को सूचना दी जाएगी। अब बहुत लंबा चलता है, लेकिन दरोगा जी किसको तत्काल सूचित करेंगे कि ये विदेशी हमारे इलाके में मर गया है? एसपी को। एसपी आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे और दूतावास तक सूचना जाएगी, और फिर आपका व्यवस्था होगी, और लाश को कहाँ भेजा जाएगा? विदेश। भाई जैसे कि यूक्रेन से भी कई लाशें कहाँ आई? भारत।
तो वो भी उल्टा नियम चलेगा। इसके बाद आइए आपका इसमें भी इस प्रकार आपका ये भी आपका अध्याय समाप्त हो गया। अब आ जाइए अध्याय 26। अकाल के समय में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका यहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादातर बना है कि अगर अकाल के समय कोई व्यक्ति मर गया और उसके कहाँ का है, कौन है, क्या है, कुछ पता न हो, तो पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि उसकी धर्म की पहचान करके उसका धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करे। तो धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार अब दो जगह मिलेगा, एक 135 ए में भी मिलेगा और दूसरा आपका 333। तो हम दोनों बताएंगे एक साथ आपका। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि लावारिस शवों का निस्तारण उनके धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। ये किन किन पैराओं में है? तो 135 ए में भी है। अगर अकाल के समय नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति मरा पाया जाए और उसकी आपका पहचान न हो पाए और अकाल में मर गया, तब कौन सा पैरा लागू होगा? 333। फिर एक बार देखिए, अकाल में मर गया तब कौन सा पैरा? 333। और ऐसे मरा है सामान्य वे में, पता होता है नहीं कौन है, तब कौन सा पैरा लागू होगा? 135 ए। चांस रहता है पूछने का। आइए पहले अकाल देखा जाए, तब तो पुलिस का कार्य बताया जाए। पहले भूमिका इसकी देखिए अकाल में भाई। देखिए अकाल आपका बहुत खतरनाक आपका होता है और कई बार ये देखने को आया है कि जब न तो अनाज रहे, आपका सूखा पड़ गया, तो अकाल पड़ गया, तो आप देख ही रहे हैं अनाज खेत में उत्पन्न ही नहीं होगा। अब समस्या ये है कि जब अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो लोग क्या भूखे मरेंगे? मरते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपका अन्न उत्पन्न न होगा तो लोग क्या मरते हैं? भूखे ही मरते हैं। और तमाम उदाहरण विद्यमान हैं। आपका एक उदाहरण मैं बताऊंगा। जैसे कि बिहार में भी आपका उदाहरण बताया जाता है। बहुत एक बार भयंकर बाढ़ आई थी, तो डीएम साहब ने खजाना खोल दिया। खजाना खोल दिया मतलब कि ले जाओ और बाढ़ पीड़ितों का क्या करो? आपका कह सकते हैं कि सहयोग करो। आपका खाना पानी इत्यादि सरकारी पैसे से क्या किया जाए? किया जाए। तत्पश्चात आपका फिर डीएम पर आरोप लगा कि ये तो कई करोड़ घोटाला कर लिए, तो आपका डीएम ने अंत में आत्महत्या कर ली कि हम पर क्या लग गया? घोटाले का आरोप। यानी कि बहुत पुरस्कार पाए पटना के डीएम एक बार, लेकिन कई साल हो गए। वैसे भी पटना बार बार क्या होता है, बारिश में डूब ही जाता है। अभी एक दो साल पहले भी इतना बारिश हो गई थी कि नगर निगम के पास नक्शा ही नहीं है नालों का। दिया था कौन नाला कहाँ जा रहा है, उसमें नक्शा ही नहीं है। फिर दूसरा आपका जो अकाल में आपका अफ्रीका में पड़ा था अकाल, और उसमें ये सत्य घटना है दोनों। उसमें आपका ये हुआ कि एक बच्चा आपका मरणासन था, माने भूख से तड़प रहा था। एक गिद्ध बैठा था जो इसी ताक में था कि बच्चा मरे और हम इसको निवाला करें, यानी कि खा लें, अपना पेट क्या करें? भर लें। यानी कि बगल में गिद्ध बैठा है और एक आपका बच्चा कह सकते हैं कि मरने वाला है, ज़्यादा समय तक अब जीवित नहीं रह पाएगा। तत्पश्चात एक विदेश का फोटोग्राफर गया था, वह इस सीन को खींचकर वहां से तुरंत भागा एयरपोर्ट। और क्योंकि भूखे वो भी मर भाई, भूख आपका माने अनाज था नहीं, तो आपका एयरपोर्ट पहुंचकर अपने देश गया।
पूरा सोशल मीडिया में फैलाया इत्यादि कि हमने ये फ़ोटो खींचा है, और फ़ोटो खींचने के लिए उसको सबसे उत्तम पुरस्कार भी दिया गया। जब पुरस्कार दिया जा रहा था तो एक आदमी थोड़ा क्रोधित हो गया और कहा, क्वेश्चन हुआ कि पूछिए आप लोग, जैसे पत्रकार नहीं होता कि आप लोग अब पूछिए। तो एक आदमी ने इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ एक गिद्ध नहीं, दो गिद्ध थे, तुम भी गिद्ध से कम नहीं थे। तुम्हारा पहला कर्तव्य था कि बच्चे की जान को बचाते, तो तुम प्रसिद्धि पाने के लिए, और तुम प्रसिद्धि केवल पाने के लिए फोटो खींचकर तुरंत वहां से भाग आए। अतः बच्चे की मृत्यु में तुम्हारा भी हाथ था। अगर तुम चाहते तो बच्चे को क्या करते, बचा लेते। ये बात उस आदमी को शाक लग गया, और दो दो माने एक डेढ़ माह बाद वो आदमी अपने आप मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका नैतिकता या मानवता भी कोई चीज होती है, और मानवता भी बरतनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वह व्यक्ति मानवता बरतता, मानव होने के नाते दूसरे मानव को बिस्कुट ही खिला देता, तो हो सकता है कि बच्चा मौत से क्या हो, मर जाए। फिर पूछा गया, जब आ गए तो उस बच्चे का क्या हुआ? तो हुआ क्या होगा, जब भाग गए तो कौन देख रहा है? गिद्ध था, और बच्चे को खाने के लिए क्या था, उतावला। बच्चा मरा होगा और गिद्ध क्या हुआ होगा, खाया होगा। इसी प्रकार जब सूखा ओखा भारत में भी, फिर मैं बता दूं, पूरे विश्व में खाद्य संकट थोड़ा बहुत है, तो भारत ने भी आपका गेहूं का आपका निर्यात रोक दिया कि कहीं श्रीलंका जैसा हाल भारत का भी न हो जाए। तो भारत सरकार भी अब फूक फूक के कदम रख रही है कि देखी कि पड़ोसी श्रीलंका में क्या दशा हो गई। भोजन भी नहीं मिल रहा है, अनाज ही नहीं, न तेल है, न गैस है। आपका पैसा है लेकिन कीमत क्या हुई है, मुद्रास्फीति बहुत हाई है। जो चाय 5 रुपये की, अब 150-200 रुपये की चाय एक मिलती है। तो आपका ऐसी कंडीशन भारत में न आए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकाल पड़ता है तो सरकार का ये कर्तव्य है, डीएम का ये कर्तव्य है कि आपका निर्धन आवास गृह खोले, आपका मने कैंप लगाए। कैंप लगाकर जो लोग भूखे प्यासे हैं, उस कैंप में उनके भोजन की क्या दी की जाए व्यवस्था। अगर कोई भूखा थाने पर आता है तो थाने में उसको खाना खिलाया जाए, और कहा जाए कि भूखड़ों का ये अड्डा है, यानी कि कैंप बना है, अकाल पीड़ितों का, वहाँ जाकर रहो, वहाँ भोजन पानी सरकार दे रही है। तो इसके लिए डीएम के पास फंड होता है, डीएम फंड जारी करेंगे, और उसी फंड से क्या होगा, ये सब कार्य होगा। यानी कि कोई अकाल पीड़ित थाने पर आए तो क्या थाने से भगा देना चाहिए कि भूखा है तो भोजन कराना चाहिए थानेदार को भोजन। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति इतना असमर्थ है कि वह स्वयं आश्रय गृह में नहीं जा सकता, तो पुलिस उसे आश्रय गृह तक पहुंचाए। और स्वयं जा सकता है तो रास्ता दिखा दे, यही नियम है कि स्वयं जा सकता है। और इसी बीच अगर कोई व्यक्ति मर गया और उसकी पहचान नहीं हो पा रही है कि यह किस गांव का है, तो ऐसी दशा में उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म का पता लगाते हुए किया जाना चाहिए। और अंतिम संस्कार में जो पैसा लगेगा वह डीएम द्वारा जारी धन से न लगाया जाए, जो पुलिस को खर्चे के लिए थाने में मिलता है, जिसे कैदियों को ले जाने ले आने इत्यादि के लिए जो थाने को क्या मिलता है, पैसा, उसी पैसे से अंतिम संस्कार किया जाए। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका अंतिम संस्कार के लिए आपका रकम निर्धारित की है
कि लावारिसों के अंतिम संस्कार पर कितना पैसा दिया जाएगा, ये सरकार ने क्या किया है निर्धारित। देखिए याद नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, अब 600 है कि कितना है हमें याद नहीं आ रहा, हम इसको बता देंगे कल उल। तो एक देखिए, एक क्वेश्चन आपका मेंस में भी बना है कि अकाल के समय पुलिस के कर्तव्यों का उल्लेख करिए। ये मेंस में भी बना है क्वेश्चन, और प्री में भी 2-3 पैरा से आने का चांस रहता है। जो सबसे महत्वपूर्ण पैरा है वह आपका लावारिसों का निस्तारण, कम से कम वह पैरा याद रखिए। कौन सा पैरा हमने बताया, अकाल के समय व्यक्ति मर गया तो 333, और ऐसे मर गया तो कौन सा पैरा, 135A। दोनों एक जगह एकत्र करके पढ़िएगा। अब आइए, अकाल के समय भूमिका आपका बांध दी गई। डीएम आपका आवास गृह खोलेंगे तो आपका एक एक करके देखा जाए। अकाल के समय आप फिल्म भी देख सकते हैं, लगान फिल्म देख सकते हैं कि बारिश हो नहीं रही है, खेतों में अन्न उपजा नहीं, सरकार को कैसे लगान देंगे, और लगान आपका, लगान सरकार को नहीं देंगे तो हमारी ज़मीन ही सरकार क्या करेगी, छीन लेगी। तो लगान के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है आप फिल्मों में भी देख सकते हैं। और बारिश हो गई तो खेत में क्या हो गए, अन्न। कहीं भी अगर 2 साल सूखा पड़ जाए, बारिश न हो, तो कल्पना करिए देश की क्या हालत होगी। 1 साल में ही तमाम लोग भारत में तो ऐसे ही भूखे क्या होंगे, अन्न ही नहीं रहेगा। तो देखिए आपका अध्याय 26 शुरू किया जाए। अकाल के समय में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश। पहला पैरा 3-8 आया कि जिलाधिकारी द्वारा अकाल के प्रारंभ पर परीक्षण कार्य और निर्धन आवास गृह खोला जाना। तो जब अकाल आ गया तो डीएम का ये कर्तव्य है कि वह परीक्षण कार्य कर मने प्रारंभ करें और निर्धन या गरीबों के लिए आवास गृह खोलें, जहां अकाल पीड़ित जाएं तो उनको रहने की भी व्यवस्था हो, और किसकी व्यवस्था हो, खाने की। तो देखिए अब बैरेट की भाषा, पैरा 328 चल रहा है। जब जिलाधीश किसी अकाल के प्रारंभ पर परीक्षा कार्य और निर्धन आवास गृह खोलें, तब वह पुलिस अधीक्षक को प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक पुलिस थाने को वितरण के लिए अकाल अग्रिम के रूप में बेघर पीड़ित घुमक्कड़ों की राहत के लिए धन भेजेंगे। यानी कि कौन धन पुलिस को भेजेगा कि जो बेघर हो गए हैं, जो पीड़ित हैं, उनको आवास दीजिए, मैंने यहाँ रखिए, भोजन कराइए। तो कौन धन की पेटी खोल देंगे, डीएम। भाई किसको भेजेंगे, पुलिस को। अगला देखिए आपका प्रत्येक पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी अपने अग्रिम को उस बचत से पूरा करेगा जो पुलिस अधीक्षक अपने आरक्षण में रखेगा, तथा पुलिस अधीक्षक अपने अग्रिम की पूर्ति जिलाधीश से करेगा। यानी कि डीएम एसपी को भेजें, एसपी किसको भेज दें, थानों को भेज दें, ताकि अकाल पीड़ितों के लिए आवास गृह और भोजन की क्या की जा सके, पानी की व्यवस्था। अब आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखना है कि कौन संस्था कोई तो होगी जो युद्ध के दौरान या अकाल के दौरान आपका देशों में योजना चलाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं भी हैं, जैसे कि आपका रेड क्रॉस है कि युद्ध के दौरान घायलों इत्यादि का या बच्चों की देखभाल की जाए। जैसे यूक्रेन में लाखों बच्चे अनाथ हो गए तो उनको कैंप बनाकर रखा गया है, और वहाँ क्या की जा रही है, देख रेख। तो अगला देखिए इसमें, थाने का प्रभारी अधिकारी अपने मंडल के चौकीदारों को उन सभी भूखे घुमक्कड़ों को जो उन्हें मिले
यह निर्देशित करने के लिए निर्देश देगा कि वे उन्हें निकट से निकट राहत के स्थान पर निर्धन गृह, राहत कार्य या पुलिस थाना यथा स्थिति पहुंचा दे। यानी कि थानेदार ग्राम चौकीदार को डायरेक्शन देंगे कि जब भी तुम्हें कोई भूखड़ मिले, यानी कि भूखा व्यक्ति मिले घूमता हुआ, तो उसको तुम बताओ या तो निर्धन गृह में जाए या आवास गृह में जहाँ भोजन मिल सकता है, या वह थाने पर भी आ जाए, क्योंकि थाने पर भी भोजन की क्या है व्यवस्था। भाई थाने से भगाया नहीं जाएगा, बल्कि खाना क्या किया जाएगा, खिलाया जाएगा। और खाना खिला के थाने में नहीं रखा जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा। जाने लायक हो तो कहा जाएगा कि देखो हैं जाओ, न जाने लायक हो तो थानेदार का कर्तव्य है कि उसे क्या करे, आपका पहुंचाए, ये नहीं कि भगा दे। आइए गश्त, इसके बाद आपका भोजन व्यय जो आपका मैंने अग्रिम से ही करना चाहिए। जो भी वाहन का व्यय हो, जो भी भोजन का व्यय हो, जो डीएम ने अग्रिम राह जारी की है, उसी से क्या करना चाहिए, आपका खर्चा करना चाहिए। अगर थाने पर आ जाए तो उसे, अगर चुस्त दुरुस्त है तो कहना चाहिए कि जाओ निर्धन आवास गृह। अगर वह चलने में असमर्थ हैं तो उसे खाना खिलाकर पुलिस क्या करे, कहाँ पहुँचाए, निर्धन आवास गृह। पारा 238 भी समाप्त हो गया। अब नहीं 338 339 वही है कि जब कोई घूमने वाला मुसीबत में थाने पर आए तब कार्रवाई। तो बता ही दिया गया है, भूखा है तो खिलाइए, जाने लायक है तो कह दीजिए खिला उला कर के जाओ, और न जाने लायक हो तो जो डीएम ने धन दिया है उसी धन को खर्चा करिए और वाहन से कहाँ पहुंचा दीजिए, आवास गृह। और क्या। अब आइए पैरा 330, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा एसपी को साप्ताहिक सार संक्षिप्त भेजना। तो आपका एक लाइन बन सकता है कि थाने का भार साधक अधिकारी अकाल के समय क्या क्या कार्यवाही की गई है, इसकी रिपोर्ट कितने दिनों में एसपी को भेजेगा। तो 1 सप्ताह, अंडरलाइन कर लीजिए, कितने दिनों में, 1 सप्ताह में, यानी कि साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे। इसके बाद आपका पुलिस द्वारा राहत कार्यों की खजाना पेटियों की पहरेदारी। अब समस्या ये है कि भूखड़ हैं सब, माने भूखड़ लोग हैं, कहीं आपका राशन आया, पानी का बोतल आया, कहीं लूट पाट न मच जाए, और मच ही जाती हैं। कई जगह यह देखने को आया है कि आपका जैसे ही राहत की ट्रक आती हैं, लोग टूट पड़ते हैं, और हजारों लोग जब एक बार खाने के लिए टूट पड़ेंगे तो ट्रक वाला ट्रक छोड़कर क्या होगा, भाग जाएगा। तो किसका कर्तव्य है कि खजाने की भी रक्षा करे, जो सरकारी खजाना है, क्योंकि अब लूटपाट शुरू होगी, भाई नहीं मिलेगा, कुछ लोग क्या करेंगे। और अनाज के गोदाम और जो सामान आ रहा है अकाल पीड़ितों के लिए, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की। मैंने अकालों की भी सहायता करे और खजाना की और सामान की भी पुलिस क्या करे, सुरक्षा। अब इसके बाद 332, जिलाधिकारी के आदेश से धन का वितरण छोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण आपका पैरा 333 है। पुलिस द्वारा लावारिसों का निस्तारण, यानी कि पुलिस द्वारा लावारिस शवों का निस्तारण कर सकते हैं। आपका कैसे किया जाएगा, तो फिर एक बार 2 पैरा याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन टेक्निकल बन सकता है कि जो लावारिस शवों के निस्तारण में खर्चा लगेगा, वह खर्चा जो डीएम ने धनराशि जारी की है अग्रिम, उससे किया जाएगा कि जो पुलिस के पास धन रहता है उससे। तो आपका अकाल वाले खर्चे से नहीं, बल्कि पुलिस के पास जो कैदी को ले जाने इत्यादि के लिए जो पैसा दिया जाता है थाने पर,
उसमें से पुलिस खर्चा करेगी और ऐसे दफनाने या जलाने का खर्चा यूज होगा। तो फिर दो पैरा याद रखिए, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही मर गया है और उसकी पहचान निश्चित नहीं है तो उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। ये आपका 135 ए पैरा बताएगा। और अगर कोई व्यक्ति अकाल के समय मरा, उसकी धर्म की पहचान निश्चित नहीं है तो धर्म की पहचान निश्चित करनी चाहिए, और या तो धर्म के अनुसार उसे जला दिया जाए या दफना दिया जाए। लेकिन जो ये अंत्योष्टि में खर्चा लग रहा है, ये डीएम द्वारा भेजे गए अग्रिम धन से किया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किससे किया जाना चाहिए? तो जो घायल और अभियुक्त व्यक्तियों के ले आने के लिए जो धन थाने को दिया जाता है उसका यूज किया जाए। यानी कि घायल और अभियुक्त को ले जाने और ले आने के लिए जो धन थानों को दिया जाता है उस धन से अंतिम संस्कार किया जाए, न कि डीएम द्वारा जारी किए गए आपका अकाल धन से। अकाल धन माने अग्रिम धन से। आपका इस प्रकार आपका ये नियत इस प्रकार आपका 335 है कि अग्रिम धन जब बच गया तो भाई वापस कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 2 करोड़ जारी हुआ, अकाल में 1 करोड़ खर्चा हुआ, अकाल समाप्त हो गया, तो जो बचे धन रख ले पुलिस की, वापस कर दे डीएम को, वापस कर दे। तो कई लोग वापस नहीं करते, अब उसमें उसके बाद तिकड़मबाजी का खेल शुरू होता है और करोड़ों का क्या हो जाता है, वारानार। इसमें कोई शक नहीं है भाई। इस समय हो गया, नहीं तो एक अध्याय और चलिए अब रेस्ट ले लीजिए भाई। अब अगला अध्याय थोड़ा छोटा आएगा, छोटा क्या छांट कर पढ़ना है। मुख्य मुख्य बातें वैसे आपका पढ़ा दी गई हैं। पैरा 238 300